students, we are continuing the chapter Cell, the fundamental unit of life. All of you know that cell is the structural and functional unit of life. लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि जो सेल होता है वो हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी शरीर के पूरे ही स्ट्रक्चर को बना रहा है. एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में लगभग मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट सेल के अंदर सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस चल रहे हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट what are the various type of cell organelles, what are the various type of cell organelles that are present inside a cell. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो सेल होता है उसमें एक आउटर कवरिंग होती है. इस आउटर कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट जितना भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. प्रोटोप्लाज्म, that means the cell organelles, the cytoplasm, the nucleus, everything is termed as the protoplasm. So in today's class we will be discussing what are the various type of cell organelles and the structures that are present inside the cell. First thing that we are going to discuss in today's class is nucleus. All of you know that nucleus was discovered by Robert Brown. हमने ये पहले भी पढ़ा है दैट रॉबर्ट ब्राउन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अनियन पील सेल्स को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने कुछ डार्क कलर की स्फीयरिकल बॉडीज देखी और इन डार्क कलर की स्फीयरिकल बॉडीज को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेल. बहुत सारे एडजेक्टिव्स न्यूक्लियस को दिए हुए हैं. इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल. ऐसे ही एक और नाम दिया है दैट इट इज द controller and director of cell. तो in this section we can say that न्यूक्लियस को हम हेडक्वार्टर बोल रहे हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियस को हम कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोल रहे हैं. बहुत सारी बुक्स यदि आप पढ़ेंगे तो कुछ बुक्स में उसको हेडक्वार्टर बोला है, कुछ बुक्स में उसको कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ द सेल बोला है. The reason why we are calling it as controller or director of the cell is because it controls and coordinates. It controls and coordinates all the important functions going on inside the cell. एक सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस या जितने भी एक्टिविटीज चल रही हैं उन सारे ही एक्टिविटीज का कंट्रोल करना, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम न्यूक्लियस का होता है. इसीलिए न्यूक्लियस को कंट्रोलर और डायरेक्टर बोला गया है सेल का. इसके अलावा न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज the brain of the cell. जैसे ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में ब्रेन होता है और ये जो ब्रेन है हमारे शरीर में सारे ही फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है. इसीलिए उसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा गया है. Next we are going to discuss what is the structure of nucleus.
यदि आप एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखो, जनरली उसका जो शेप होता है वो स्फीयरिकल होता है. The shape of the nucleus is spherical, as you can see in this diagram. इस डायग्राम में यदि आप देखें, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर स्फीयरिकल है. अपार्ट फ्रॉम दिस, न्यूक्लियस is present in the center of the cell, or at the periphery. मैंने लास्ट क्लासेस में जब आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिस्क्राइब किया था, तो आई हैड मेंशन्ड दैट प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो किनारे पे होता है, यानी कि पेरिफेरी पे होता है, और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे होता है. तो हर सेल में, इन एवरी सेल, एवरी काइंड ऑफ सेल, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, और न्यूक्लियस या तो सेंटर में होगा या पेरिफेरी में होगा. देन एज मेंशन्ड, इसका जो शेप है, न्यूक्लियस इज स्फीयरिकल शेप्ड, and we are going to look at the components of nucleus. Nucleus consists of nuclear membrane. The second is the nucleoplasm, and the third is न्यूक्लियोलस. तो यदि आप ये स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियस का, तो ये जो एक आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस. इसके अलावा यहां पर बहुत सारा एक डार्कली कलर्ड, एकदम डार्कली स्टेन्ड एक स्फीयरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इनसाइड द न्यूक्लियस यू कैन सी सम फाइन थ्रेड्स. बहुत सारे फाइन थ्रेड्स दिखाई देते हैं. इन फाइन थ्रेड्स को क्रोमैटिन बोलते हैं. Very fine thread-like structure present inside the nucleus is known as chromatin. और न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस है, इसमें पूरे में फ्लूइड भरा होता है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है. इस फ्लूइड मैट्रिक्स को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. तो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ मेनली 3 components: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस. outermost covering of the nucleus is known as nuclear membrane. न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली कलर्ड बॉडी है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं. इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस है उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. और बहुत सारे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं. इन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमैटिन कहते हैं. What is a chromatin? We will be discussing in detail in the later sections of this chapter. So, अगर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें, तो in a eukaryotic cell, the nucleus consists of double membrane और double nuclear membrane. Very clearly आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल है. सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट इज nuclear membrane is
absent in prokaryotic cell. जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें उसके न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, जिसके कारण न्यूक्लियस के अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो पूरे सेल में फैले रहते हैं। इस प्रकार के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने वही डिस्कस किया है that in a prokaryotic cell nuclear membrane is absent in nucleus and इस प्रकार के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। Again one more specification of nuclear membrane is that it is porous. You can see that the nuclear membrane has many pores. बहुत सारे छोटे छोटे आपको यहाँ पर holes या pores दिखाई दे रहे हैं. So it consists of pores which allows exchange of materials between cytoplasm and nucleus. तो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं। तो इसके कारण साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में सब्सटेंसेस का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट है। देन रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमन बीइंग्स में एक प्रकार की सेल्स होती हैं, ब्लड में पाई जाती हैं ये सेल्स, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। दे लैक न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए ये जो आरबीसीज हैं ह्यूमन बीइंग्स में ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाती। सिंस द आरबीसीज और द रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बीइंग्स दे लैक न्यूक्लियस, दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। देन in some cells or in maximum cells there is only one nucleus. जनरली जितने भी सेल्स होते हैं उनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं कंसिस्ट ऑफ मेनी न्यूक्लियस, बहुत सारे सेल्स में मतलब in some of the cells there are many nuclei present, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। and such cells are called as, उनको हम सिंसाइशियम कहते हैं। कुछ सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसलिए हम उनको सिंसाइशियम बोलते हैं, और मैक्सिमम सेल्स में मैंने आपको बताया कि एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। आरबीसीज, ह्यूमन बीइंग्स में के ब्लड में पाए जाने वाली जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इट इज डार्कली colored spherical body present inside the nucleus attached to chromatin. तो न्यूक्लियस के अंदर यदि आप देखें बहुत सारे फाइन थ्रेड्स प्रेजेंट हैं, और ये जो फाइन थ्रेड्स हैं इसके साथ न्यूक्लियोलस जो कि डार्क स्फेरिकल कलर की बॉडी है, ये क्रोमैटिन थ्रेड के साथ अटैच्ड रहती है। और जनरली न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? न्यूक्लियोलस हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। न्यूक्लियोलस हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इनसाइड द न्यूक्लियस।
So nucleolus is of importance in the cell. Then the third component of the nucleus we have seen is nucleoplasm. Nucleoplasm, it is a part of protoplasm inside the cell. सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. सॉरी, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसी का, दैट इज द सेल के अंदर जो थोड़ा सा फ्लूइड प्रेजेंट है उसी का थोड़ा सा भाग न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. दैट मीन्स इस अंदर के स्पेस में जो फ्लूइड पोर्शन प्रेजेंट है वो प्रोटोप्लाज्म का एक भाग है, बट क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड एज यू कैन सी दैट न्यूक्लियोप्लाज्म is made up of nucleoplasm consists of fine threads, छोटे छोटे threads होते हैं, which is known as chromatin. बहुत ही लंबे उलझे गुच्छे जैसे पतले धागे के समान स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से. इन स्ट्रक्चर्स को, जो कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, दीज स्ट्रक्चर्स फाइन थ्रेड लाइक, इनको हम क्रोमैटिन बोलते हैं. सो वी कैन से दैट क्रोमैटिन इज फाइन थ्रेड लाइक wounded means उलझा हुआ structures present in nucleus. Now the question comes कि ये क्रोमैटिन किससे बना हुआ है? तो क्रोमैटिन is made up of DNA and proteins. क्रोमैटिन बना हुआ है DNA से और प्रोटीन से. अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज अ डीएनए एंड व्हाट आर प्रोटीन्स? सो डीएनए हियर मीन्स डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. डीएनए का फुल फॉर्म है deoxyribose nucleic acid. To understand this in simple words, deoxyribose nucleic acid is a long chain of deoxyribonucleotides. Deoxyribose nucleic acid is a long chain of deoxyribose nucleotides. Now, if you can see, DNA is a double helical structure. अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो एक ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. This is a DNA. It appears like this. This is a double helical structure. दो strands से मिलके बना हुआ है. So we can say that it is made up of two strands. और ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं डीएनए. दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. लेकिन ये पूरा डीएनए बना हुआ है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन से. ये जो छोटे छोटे स्फेरिकल रेड कलर के गोले आप देख रहे हैं, ये है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स जो कि एक चेन फॉर्म में अरेंज्ड हैं
और ये चेन फॉर्म में अरेंज्ड होके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. So this is what is DNA and DNA is of great importance. ये बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी बॉडी में, आपके कैरेक्टर्स के लिए. So these red colored spherical molecules, इनको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड. अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड होता क्या है. तो ये जो मैंने एक गोल मॉलिक्यूल बनाया है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड का, ये बना हुआ है 3 कंपोनेंट से मिलके. पहला कंपोनेंट है पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर यानी कि राइबोज शुगर. दूसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेसिस और तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हम PO4 भी लिख सकते हैं. तो यहां पर आपने देखा कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एक मॉलिक्यूल है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि 2 स्ट्रैंड से बना है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है. और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये बना हुआ है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स की लंबी चेन से. तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड जो है इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स. उसमें होता है एक पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर कुछ इस प्रकार की होती है, क्योंकि वो 5 कार्बन एटम से बनी हुई शुगर है इसलिए उसको पेंटोज शुगर बोलते हैं. और इस शुगर का नाम है राइबोज शुगर. सेकेंड, इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कि पेंटोज शुगर से जुड़े हुए होते हैं. तो नाइट्रोजनस बेसिस का नाम है, यानी कि what do you mean by nitrogenous bases? Nitrogenous bases are the compounds that are consisting of nitrogen in them. Nitrogenous bases are like adenine, guanine, cytosine, uracil, etc. तो इस प्रकार से नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये. और फॉस्फेट ग्रुप जिसको हमने PO4 लिखा. तो एक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड का जो मॉलिक्यूल है कुछ इस प्रकार से दिखता है. यहाँ पर अटैच्ड होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस और यहाँ पर अटैच्ड होते हैं राइबोज शुगर से फॉस्फेट ग्रुप. तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है. दिस इज 1 न्यूक्लियोटाइड. बीच में है राइबोज शुगर, then you have nitrogenous base and this is phosphate group. The arrangement which I have shown in this diagram is very general. इसका अरेंजमेंट एक टिपिकल अरेंजमेंट होता है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप कहाँ प्लेस्ड होता है और नाइट्रोजनस बेस कहाँ प्लेस्ड होता है. बट यहाँ पर एक जनरल पिक्चर शो करने के लिए मैंने एक सिंपल डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है दैट एक न्यूक्लियोटाइड में बीच में नाइट्रोजनस ग्रुप होता है, बीच में राइबोज शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस उससे अटैच्ड होता है, साथ ही साथ फॉस्फेट ग्रुप भी उससे अटैच्ड होता है. सो दिस इज हाउ अ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल लुक्स लाइक. और इसी की एक लंबी चेन मिलके बनाएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. देन जैसे कि यहां पर एक्सप्लेन किया कि एक क्रोमैटिन बना हुआ होता है डीएनए से और प्रोटीन से. तो कुछ इस तरीके से होता है. ये डीएनए है यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड से बना है. और यहाँ पर बीच बीच में
बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे जो कि डीएनए को बांध के रखे हुए हैं इस प्रकार से. सो यू कैन से दिस इज डीएनए एंड दीज आर द प्रोटीन्स. These are the proteins. So chromatin is made up of DNA as well as proteins. Next is at the time of cell division. जब सेल डिवाइड करती है, then the chromatin, ये जो थ्रेड लाइक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, द क्रोमैटिन कंडेंस इनटू शॉर्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स. तो ये जो क्रोमैटिन है इस प्रकार से होता है, एक उलझा हुआ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिन है ये कंडेंस होता है. कंडेंस मतलब सिकुड़ जाता है, पूरा ऐसे सिकुड़ जाएगा. एंड इट फॉर्म्स शॉर्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. कैन यू सी दीज शॉर्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स? इनको कहते हैं क्रोमोसोम्स. अब क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर क्रोमोसोम्स. सो क्रोमोसोम्स आर short rod like structures formed due to condensation of chromatin during cell division. जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है उस टाइम यदि आप न्यूक्लियस के अंदर देखो तो आपको उलझा हुआ फाइन थ्रेड लाइक गुच्छा दिखेगा जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है. लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करने वाली होती है उस समय ये जो क्रोमैटिन है ये कंडेंस हो जाता है, हाईली कंडेंस हो जाता है. मतलब यदि आप क्रोमैटिन के अंदर देखोगे तो आपको क्रोमोसोम्स के अंदर देखोगे तो आपको क्रोमैटिन इस तरीके से हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में दिखेगा, बहुत ही सिकुड़ा हुआ फॉर्म में दिखेगा, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. एंड क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ जीन्स. अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट आर जीन्स. द फंक्शनल सेगमेंट्स present on the chromosomes, these are called as genes. यदि आप एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखो तो इस क्रोमोसोम में कुछ पॉइंट्स पे आप देखोगे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं और इन छोटे छोटे सेगमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है. These segments, they are called as genes, and it is said that genes are unit of heredity. ये बहुत important है, बहुत frequently asked questions है. What are genes? What are chromosomes?
तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमैटिन कंडेंस होके ये शॉर्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स में कुछ फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं, इन फंक्शनल सेगमेंट्स को जीन्स बोलते हैं। जीन्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी। नाउ अब ये क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आपका पूरा शरीर जो है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड genes contain the information to synthesize proteins। आपके बॉडी में बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं और हर जीन के पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। यू नो दैट योर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, सो जीन्स आर, you can say that they are blueprints of the body। Why are they called as the blueprint of the body? Because आपकी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है और हर प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो जीन्स के पास प्रेजेंट होती है, इसीलिए जीन्स को हम ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। सेकेंडली मैंने यहाँ मेंशन किया है दैट जीन्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो जानना ये जरूरी है दैट व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी, इट इज द फिनोमेना ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स from one generation to another। तो हेरिडिटी वर्ड का मतलब होता है कि कैरेक्टर्स का या ट्रेट्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, तो ये जो ट्रांसमिशन हुआ है कैरेक्टर्स का फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। और कैरेक्टर्स किस फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं? दे आर ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दैट जीन्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स ट्रांसफर from parents to their children, and hence genes are unit of heredity। तो very simple it is कि जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उनको हम जीन्स बोलते हैं। अब जीन्स का काम क्या है? जीन्स का काम ये है कि वो हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन्स बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखते हैं। और जैसे कि आप जानते हो आपकी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है। आपका स्किन, आपकी बॉडी में मसल्स, आपके हेयर, आपके नेल्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ योर बॉडी और प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो जीन्स के पास है, इसलिए हम बोलते हैं कि जीन्स आर द ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी। एक व्यक्ति में हम जीन्स को पढ़ के या किसी भी सेल में हम जीन्स को पढ़ के ये बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस बॉडी के प्रोटीन्स किस प्रकार के होंगे, उस बॉडी का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, इसलिए जीन्स को ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी कहा है। सेकेंडली हमने पढ़ा कि जीन्स जो है इट इज नोन एज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हम में ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू देयर चिल्ड्रन।
जैसे कि आपने देखा होगा हर पेरेंट में जो उनका बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के समान दिखता है। तो ऐसा क्या है उनकी बॉडी में, ऐसी क्या चीज, कौन सा फिनोमेना हुआ कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर दिखता है? दैट इज कि पेरेंट्स की बॉडी से बच्चे की बॉडी में जीन्स का ट्रांसमिशन हुआ और जीन्स पेरेंट्स के ही बच्चे में आए, जिसके कारण एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करता है। और जीन्स जो हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं, और जीन्स हमारी बॉडी में किससे आए हैं? हमारे पेरेंट्स से। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो जीन्स हैं वो हमारे पेरेंट्स के होने के कारण हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट इज as all of you can see that we have studied about chromosomes. Chromosome number is specific in every species. For example, in human beings, the number of chromosome is 46. तो हर स्पीशी में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की ही बात कर लें तो ह्यूमन बीइंग्स में जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग की हर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 होता है। और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन बीइंग्स या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या उनके जो चिल्ड्रन हैं वो अपने पेरेंट के समान दिखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल एक्सप्लेनेशन से आपको एक्सप्लेन करूँगी दैट मान लीजिए ये ह्यूमन बीइंग की या पेरेंट की सेल है, ये फादर है, ये फादर की सेल है और ये एक मदर की सेल है। तो यदि आप फादर की सेल में देखें तो फादर की सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और मदर की सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। फादर की सेल में गैमीट्स बनेंगे। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि गैमीट्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जिससे एक प्रकार के एम्ब्रियो या चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। तो जब मेल गैमीट बनेंगे तो सेल डिवीजन के कारण, ड्यू टू सेल डिवीजन, मेल गैमीट में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, दैट इज 23। और वैसे ही मदर की बॉडी में भी फीमेल गैमीट बनेगा और ये जो फीमेल गैमीट है ये सेल डिवीजन के कारण इसमें भी क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। जैसे ही मेल और फीमेल गैमीट में फ्यूजन होगा, फ्यूजन या फिर हम इसको फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, तो जो सेल बनेगी इसे हम बोलते हैं जाइगोट, और जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 46। तो फिर से आप देख सकते हो जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा एक बेबी में। तो आपने देखा कि फादर के क्रोमोसोम्स मेल गैमीट में आए, मदर के क्रोमोसोम्स फीमेल गैमीट में आए और क्रोमोसोम नंबर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में आधा था, दैट इज हाफ था। फाइनली जब दोनों गैमीट फ्यूज हुए तो क्रोमोसोम नंबर रिटेन हो गया, यानी कि 46 हो गया और बन गया जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बना तो जाइगोट ने डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाया और धीरे धीरे एम्ब्रियो डेवलप करेगा और एक बेबी का डेवलपमेंट होगा। तो आपने देखा कि क्रोमोसोम नंबर
came back to normal in the zygote and इस जाइगोट में जो कि एक बेबी में डेवलप होगा, इस जाइगोट में जो क्रोमोसोम्स हैं वो फादर से आए और वो मदर से आए, और क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। यही जीन्स के पास प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन है, इसीलिए इस बच्चे में मदर के भी, फादर के भी और मदर के भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। Hence a child, it resembles its parents because it has the genes of its mother and its father. तो इसीलिए हम जीन्स को यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं, क्योंकि यही सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जो एक मदर से, एक फादर से उनके बच्चों में ट्रांसमिट होता है और वो बच्चों को पेरेंट्स से सिमिलर बनाता है। नेक्स्ट इज डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल ऑफ सेल। वी से दैट डीएनए सेल का जेनेटिक मटीरियल होता है। व्हाई डू वी से सो? क्योंकि आपने देखा कि क्रोमैटिन जो है वो डीएनए से बना हुआ है और प्रोटीन से बना हुआ है। ऐसे ही आपने देखा कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जब क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं दैट क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन, उनको बनाने वाला जो मटीरियल है वो डीएनए है। और डीएनए को हमने जेनेटिक मटीरियल क्यों कहा? क्योंकि अल्टीमेटली चाहे क्रोमोसोम्स हो, चाहे क्रोमैटिन हो, चाहे जीन्स हो, ये सब डीएनए से बने हैं और जीन्स जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसमिट होकर कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने में मदद कर रहे हैं। तो जो मटीरियल इन जीन्स को, इन क्रोमोसोम्स को बना रहा है उसको डीएनए बोला, इसीलिए डीएनए सेल का जेनेटिक मटीरियल होता है। नेक्स्ट इज next we are going to understand the functions of nucleus. It is very important to understand that what are the functions of nucleus. The first function is it controls and coordinates all the important metabolic activities inside the cell. सेल के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज चल रही हैं, हमने यहाँ पर मेंशन किया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब होता है जितने भी फंक्शंस सेल के अंदर चल रहे हैं उसको हम मेटाबॉलिक फंक्शंस बोलते हैं। तो ऑल द फंक्शंस गोइंग ऑन इनसाइड द सेल, दे आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज दैट इट हेल्प्स इन द transmission of characters from one generation to another and thus helps in heredity. तो हमने देखा जो न्यूक्लियस है वो कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन में मदद कर रहा है। जैसे कि आपने अभी देखा कि जब सेल्स डिवाइड होती हैं तो सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं वो मदर से, फादर से बच्चों में आते हैं और क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट जीन्स होते हैं और ये जीन्स में मदर के, फादर के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं, जिसके कारण बच्चे जो हैं वो मदर और फादर के सिमिलर दिखते हैं। ऐसे ही एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी कि हर स्पीशी में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है।
जैसे हर एक ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, उसकी हर सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। यहाँ पर भी आपने देखा जब नए बच्चे का, नए न्यू बेबी का फॉर्मेशन हो रहा, उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 46 ही है। इसीलिए गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर आधा होता है कि जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे तो क्रोमोसोम नंबर वापस से 46 रिटेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स में 46 होता है। ऐसे ही जैसे आप देख सकते हैं हनी बीज जो होती हैं, हनी बीज में क्रोमोसोम नंबर 36 होता है। तो हर एक हनी बी में क्रोमोसोम नंबर 36 ही होगा। तो क्रोमोसोम नंबर हर स्पीशी का स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवीजन होगा तो सबसे इंपॉर्टेंटली न्यूक्लियस का रोल होगा, क्योंकि जब तक न्यूक्लियस नहीं डिवाइड होगा तब तक आगे की सेल कैसी होगी, उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए न्यूक्लियस सेल डिवीजन में मदद करता है। एंड लास्टली इट helps in exchange of substances between cytoplasm and nucleus। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है सब्सटेंसेस का, ये हो पाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि न्यूक्लियस के मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म तक पहुंचाना ज़रूरी है और साइटोप्लाज्म के मटेरियल्स को न्यूक्लियस तक पहुंचाना ज़रूरी है। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हर एक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस तक नहीं होता, हर एक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक नहीं होता। इट हैपन्स फॉर वेरी सिलेक्टेड सब्सटेंसेस, कि कुछ ही सिलेक्टेड सब्सटेंस हैं जो न्यूक्लियस के अंदर बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। So these were the functions of nucleus and the structure of nucleus that we studied in detail. We have many other organelles which we will be discussing in detail in the later classes. So that was all for today's topic. Thank you.